हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं वायरस का संरचनात्मक संगठक रूप क्या है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ वायरस। वायरस के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, वायरस की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। दोस्तों, सारी चीज़ों के बारे में इस टॉपिक के अंदर हम इस क्लास के अंदर बातें करने वाले हैं। आपके सामने वायरस का स्ट्रक्चर है। इस प्रकार एक जनरल वायरस की संरचना होती है। कोई भी वायरस है दोस्तों, उस वायरस में एक तो पार्ट होता है केंद्रकाव, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? केंद्रकाव कहते हैं। कोई भी वायरस है, उसके प्रत्येक कण में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। ये न्यूक्लिक एसिड का एक केंद्रीय क्रोड होता है। इसको सेंट्रल कोर कहते हैं या उसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसे इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रल कोर। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल। इसको हम कहते हैं सेंट्रल कोर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको सेंट्रल कोर कहते हैं, याद रखना। इसको केंद्रकाव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रकाव के नाम से इसको जाना जाता है। न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं, या इसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड के नाम से भी जाना जाता है, या इसको केंद्रकाव के नाम से जाना जाता है। इसके चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको कहते हैं पेटिका। क्या कहते हैं? पेटिका कहते हैं। इस आवरण को क्या कहा जाता है? इसको पेटिका कहते हैं, याद रखना। इसको कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। इसको वायरल जीनोम के नाम से भी जाना जाता है। और वायरल जीनोम और पेटिका दोनों से मिलकर के जो बनता है उसको कहते हैं न्यूक्लियो कैप्सिड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। ये पेटिका एक इकाई है। कई सारी कैप्सोमियर्स यूनिट मिलकर के पेटिका का निर्माण करते हैं। इसके अलावा इसमें वायरल टैगमेंट होता है अंदर की तरफ। बाहर की तरफ ये वाला जो पार्ट है इसको क्या कहते हैं? एनवलप कहते हैं। एनवलप के बाहर की तरफ जो प्रोटीन पाई जाती है उसको एनवलप प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एनवलप प्रोटीन कहते हैं। अभी इसमें आगे और भी कई सारी चीजें आएंगी जिनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये जनरली हमारे वायरस का इस तरीके का क्या होता है दोस्तों? स्ट्रक्चर होता है। तो हम बात करते हैं। पहला पार्ट आता है इसका, जिसका नाम है केंद्रकाव। क्या नाम है? पहला पार्ट क्या है दोस्तों? केंद्रकाव, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? न्यूक्लियोइड कहा जाता है। केंद्रकाव जो होता है, विषाणु के प्रत्येक कण में न्यूक्लिक एसिड का एक केंद्रीय क्रोड पाया जाता है, या इसको केंद्रकाव कहते हैं, जो कि मध्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये मध्य में पाया जाता है। केंद्रकाव में पहला पॉइंट हमें याद रखना है कि विषाणु के प्रत्येक कण में, विषाणु का जो प्रत्येक कण होता है, याद रखना, उसके सेंटर में न्यूक्लिक एसिड की एक केंद्रीय क्रोड पाई जाती है। न्यूक्लिक एसिड की केंद्रीय क्रोड होती है। क्या होती है? न्यूक्लिक एसिड की केंद्रीय क्रोड होती है, याद रखना, जिसको सेंट्रल कोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल कोर के नाम से भी जाना जाता है, या इसको न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। ये मध्य में उपस्थित होती है। कहाँ पाई जाती है? ये मिड में पाई जाती है, मध्य के अंदर उपस्थित होती है। मिड स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा है। आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। अपन पहले भी बात कर चुके हैं, याद रखना। तो आरएनए या डीएनए दोनों में से कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड होता है। दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड क्या होता है दोस्तों? इसमें प्रेजेंट होता है। कोई भी एक न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? उपस्थित होता है। नॉर्मली हम बात करें तो एनिमल वायरस के अंदर डीएनए होता है। क्या होता है दोस्तों? एनिमल वायरस में डीएनए होता है। प्लांट वायरस के अंदर आरएनए होता है, और एक बैक्टीरियोफेज होता है, उसके अंदर भी क्या पाया जाता है? डीएनए होता है। तो एनिमल वायरस और एक है बैक्टीरियोफेज, इसको जीवाणुभोजी कहते हैं। इन दोनों के अंदर याद रखना डीएनए होता है। और प्लांट वायरस जो होते हैं इनमें आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है?
आरएनए उपस्थित होता है। ये जो आरएनए जो होता है वो दोस्तों याद रखना सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एकल रज्जुकीय होता है। कैसा होता है? एकल रज्जुकीय होता है, सिंगल रज्जुक के रूप में पाया जाता है, एकल रज्जुकीय होता है। जबकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए कैसा होता है? याद रखना डीएनए द्विरज्जुकीय होता है। डीएनए कैसा होता है? याद रखना द्विरज्जुकीय होता है, इसको डबल स्ट्रैंडेड कहते हैं। आरएनए डीएनए के बारे में आगे हम डिटेल में चर्चा करेंगे टॉपिक के अंदर। आगे हम बात करें कि इसके अपवाद कौन कौन से हैं। अपवाद की बात करें हम तो एक रियो वायरस जो होता है, याद रखना दोस्तों, उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। अपवाद की बात करें हम तो एक अपवाद में आता है दोस्तों जिसका नाम है रियो वायरस। अब रियो वायरस में होना तो क्या चाहिए दोस्तों? याद रखना रियो वायरस के अंदर आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए, लेकिन इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें 5x174 वायरस, याद रखना ये बैक्टीरियोफेज होता है। इसके अंदर आरएनए होना तो चाहिए सिंगल स्ट्रैंडेड, लेकिन डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। एक आता कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। कॉलीफ्लावर जो होता है वो बंद फूल गोभी को कहते हैं, याद रखना। और कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस जो होता है उसके अंदर डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। यानी है तो प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस में आरएनए होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो एक अपवाद आता है इसका कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। होना तो चाहिए था इसमें प्लांट के हिसाब से आरएनए, लेकिन इसमें क्या पाया जाता है? इसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इसके अंदर उपस्थित होता है। एक विषाणु कण में न्यूक्लिक एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूक्लिक एसिड की मात्रा 1 से 50% होती है। कितनी होती है? 1 से 50% होती है। एक विषाणु कण में कोई भी वायरस का पार्टिकल है, विषाणु कण में यदि हम बात करें कि न्यूक्लिक एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो न्यूक्लिक एसिड की मात्रा इसमें होनी चाहिए लगभग 1 से 50%। कितनी होनी चाहिए? 1 से 50% होनी चाहिए। वायरस का एक होता है दोस्तों इन्फेक्शियस पार्ट, और इन्फेक्शियस पार्ट को ही हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। जो वायरस हमें इन्फेक्शन फैलाता है वो किसकी वजह से फैलाता है? जैसे कोविड-19 जब आया था तो कोविड-19 के अंदर आरएनए पाया जाता है, जो कि अपने आप में बार बार क्या कर रहा था दोस्तों? चेंज कर रहा था। इसीलिए वायरस के कई सारे स्ट्रेन आए थे अलग अलग, इसीलिए हर दवाई हर स्ट्रेन पर काम नहीं कर पा रही थी, तो उसके कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलग से उसके जो सिम्टम्स हैं वो भी कई बार चेंज होते हुए दिखने को मिले थे। तो वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। वायरस का इन्फेक्शियस पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड जो होता है दोस्तों वो लीनियर होता है। कैसा होता है? लीनियर होता है। न्यूक्लिक एसिड जो पाया जाता है वो कैसा होता है दोस्तों? लीनियर पाया जाता है या रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय होता है। हालांकि एक कॉलीफेज एक्स बैक्टीरियोफेज होता है जिसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। एक एक्सेप्शन है, याद रखना। क्या नाम है? कॉलीफेज एक्स बैक्टीरियोफेज। कॉलीफेज एक्स बैक्टीरियोफेज जिसमें सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? सर्कुलर डीएनए इसके अंदर उपस्थित होता है। तो ये पहला पार्ट जो हुआ हमारा वो कौन सा है? न्यूक्लिक एसिड से संबंधित है। दूसरा पार्ट आता है इसका दोस्तों जिसका नाम है पेटिका। क्या नाम है? पेटिका, जिसको हम
कैप्सिड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। तो पहला पार्ट हमारा कौन सा हो गया, याद रखना, केंद्रकाव या न्यूक्लियोइड। दूसरा पार्ट कौन सा है? पेटिका। कौन सा पार्ट है? पेटिका। पेटिका को इंग्लिश में कहते हैं कैप्सिड। क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। पेटिका को क्या कहा जाता है? कैप्सिड के नाम से जाना जाता है। विषाणु का आंतरिक भाग जो होता है, आंतरिक भाग में केंद्रकाव पाया जाता है, न्यूक्लियोइड होता है। उस केंद्रकाव को घेरे हुए एक आवरण होता है ये। इसका निर्माण छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा होता है जिनको पेटिकांशक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेटिकांशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेटिकांशक। ये पेटिका है जो है, इसका निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से होता है। इसके अंदर छोटी छोटी क्या पाई जाती है दोस्तों? इकाई पाई जाती है जिनको पेटिकांशक कहते हैं। क्या कहा जाता है? पेटिकांशक से मिलकर के ये बना हुआ होता है। इनको हम कहते हैं कैप्सोमियर। क्या कहते हैं? कैप्सोमियर कहते हैं। ये छोटी छोटी इकाइयां होती हैं जिनको कहा जाता है कैप्सोमियर्स, और कैप्सोमियर्स को ही हिंदी में पेटिकांशक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटिकांशक कहा जाता है। इनसे ही किसका निर्माण होता है? पेटिका का निर्माण होता है। पेटिका की जो आकृति होती है वो घनाभनुमा हो सकती है, क्यूबॉइड हो सकती है, गोलाकार स्फेरिकल हो सकती है, बहुतलीय पॉलीहेड्रल हो सकती है। इस प्रकार की पेटिका की आकृति पाई जाती है। तो हम बात करते हैं पेटिका के बारे में। तो पेटिका क्या है? विषाणु के आंतरिक भाग केंद्रकाव को घेरे हुए एक आवरण होता है। विषाणु के केंद्र का भाग, जिसको आंतरिक भाग भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड पार्ट, केंद्र का भाग को घेरे हुए एक आवरण होता है। क्या होता है मित्रों? आवरण होता है, याद रखना। और इसका निर्माण कैप्सोमियर के द्वारा होता है। इसका निर्माण किससे होता है? एक छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा होता है जिनको सूक्ष्म इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्ष्म इकाई कहा जाता है। उस सूक्ष्म इकाई का नाम क्या है? सूक्ष्म इकाई का नाम है कैप्सोमियर। क्या नाम है? कैप्सोमियर। इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि केंद्रकाव के चारों ओर वायरस के में जो आवरण पाया जाता है इसको पेटिका कहते हैं, कैप्सिड कहते हैं। उस कैप्सिड का फॉर्मेशन किससे होता है? तो उसका फॉर्मेशन होता है कैप्सोमियर या पेटिकांशक से होता है। किससे होता है? पेटिकांशक से होता है। इनको कैप्सोमियर भी कहते हैं। पेटिका की यदि हम आकृति की बात करें कि पेटिका की आकृति कैसी कैसी हो सकती है, पेटिका की आकृति की हम बात करें, यदि हम बात करें इसकी शेप कैसी कैसी हो सकती है, तो घनाभ आकृति की हो सकती है। कैसी हो सकती है? घनाभ, जिसको क्यूबॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। गोलाकार हो सकती है, पेटिका गोलाकार भी हो सकती है। कैसी हो सकती है? गोलाकार भी हो सकती है, जिसको स्फेरिकल कहते हैं। बहुतलीय भी हो सकती है, जिसको पॉलीहेड्रल कहा जाता है। कैसी हो सकती है? बहुतलीय हो सकती है, जिसको पॉलीहेड्रल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब क्या है दोस्तों? पेटिका का आवरण है। ये कैसा है? ये पेटिका का आवरण होता है। पेटिका एक आवरण के रूप में पाया जाता है। ये पेटिका की जो संख्या होती है वो एक जाति में निश्चित होती है। पेटिका की जो संख्या होती है एक विशेष स्पीशीज के अंदर क्या होती है दोस्तों? निश्चित होती है। यदि हम बात करें पेटिका की संख्या के बारे में, तो पेटिका की संख्या याद रखना दोस्तों एक जाति में निश्चित होती है। पेटिका की संख्या जो होती है वो एक जाति में कैसी होती है? निश्चित होती है। जैसे टीएमबी, ये आपको याद रखना है, टीएमबी वायरस के अंदर पेटिका की संख्या की बात करें तो 2130 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2130 पेटिका नामक स्ट्रक्चर इसके अंदर होती है। एक आता है एडिनो वायरस, एडिनो वायरस, जिसमें 252 पेटिका पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 252। एक होता है इंटो 174, जिसके अंदर 12 पेटिका होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेटिका होती हैं। तो ये सब क्या है दोस्तों? इनकी संख्या जाति में क्या होती है? निश्चित बात होती है। कोई खास बात ये लाइन नहीं है। अब हम बात करते हैं पेटिका के कार्य। ये इंपॉर्टेंट है।
पेटिका के क्या कार्य हैं? फंक्शंस ऑफ कैप्सिड। पेटिका के कार्य की हम बात करें तो सबसे पहले तो न्यूक्लिक एसिड को प्रतिकूल परिस्थिति, एक तो होता अनुकूल, एक होता प्रतिकूल, न्यूक्लिक एसिड को प्रतिकूल बाह्य कोशिकीय वातावरण में सुरक्षा प्रदान करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। जो केंद्र का पाया जाता है, न्यूक्लियोइड वाला पार्ट होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड होता है, याद रखना, उस न्यूक्लिक एसिड को प्रतिकूल परिस्थितियों में बाह्य कोशिकीय वातावरण से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। तो हम पहला कार्य लिख सकते हैं, याद रखना, न्यूक्लिक एसिड को प्रतिकूल परिस्थितियों में कोशिकीय वातावरण में सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिकीय वातावरण में क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। दूसरा क्या काम करती है? ये न्यूक्लिक एसिड को परपोषी कोशिकाओं के संक्रमण में सहायक होती है। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो होस्ट सेल के अंदर जो इन्फेक्शन करता है, संक्रमण करता है, उसमें भी कौन सहायक होता है? पेटिका सहायक होती है, याद रखना। तो न्यूक्लिक एसिड के परपोषी कोशिका में, जो परपोषी कोशिका को अपन कहते हैं होस्ट सेल, परपोषी कोशिका में संक्रमण में सहायक है। इन्फेक्शन में कौन सहायक होता है? याद रखना, पेटिका वाला पार्ट होता है, कैप्सिड वाला पार्ट होता है। अधिकांश एनिमल वायरस जो होते हैं उनमें परपोषी कोशिकाओं में वृद्धि चक्र के दौरान न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। क्या काम करता है ये? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। एनिमल वायरस के अंदर होता है, कब होता है? वृद्धि चक्र के दौरान होता है। जो तीसरा काम क्या हुआ इसका? जो एनिमल वायरस हैं उनके अंदर जो वृद्धि चक्र होता है, जो ग्रोथ साइकिल चलती है उनकी, जब उनमें ग्रोथ होती है तो ग्रोथ साइकिल के दौरान याद रखना न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होता है। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है? सहायक होता है। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथेसिस में सहायक होता है कौन? पेटिका। चौथा होता है कि एंटीजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? ये एंटीजेनिक होते हैं, प्रतिजेनिक होते हैं। कैसे होते हैं ये? प्रतिजनी होते हैं, प्रतिजनी होते हैं, जिसको एंटीजेनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीजेनिक। तो ये सब याद रखना किसके कार्य होते हैं? पेटिका के कार्य होते हैं। तीसरा पार्ट आता है इसका जिसको हम कहते हैं एनवलप। क्या कहते हैं? एनवलप कहा जाता है। तीसरा पार्ट कौन सा है इसका? एनवलप, जिसको हम आवरण कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एनवलप कहते हैं। आवरण के नाम से इसको जाना जाता है। आवरण की हम बात करें, जैसा कि स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, ये जो हल्का पिंक कलर का है ये वाला पार्ट, इसको अपन कहते हैं इसका आवरण। क्या कहते हैं दोस्तों? आवरण कहते हैं। आवरण का निर्माण एक प्रोटीन से होता है जिसको एनवलप प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, याद रखना। प्रोटीन कोट होता है जिसको प्रोटीन लेयर भी कहते हैं। लाइपोप्रोटीन से बनी होती है ये। किससे बना होता है ये आवरण? लाइपोप्रोटीन से बना होता है। कुछ एनिमल वायरस के अंदर, जैसे हर्पीज वायरस है, पॉक्स वायरस है, जिसको शीतला विषाणु के नाम से जाना जाता है, इनमें एक लगभग 10 से 18 नैनोमीटर मोटी लाइपोप्रोटीन से निर्मित एक प्रोटीन कोट पाया जाता है। उस प्रोटीन कोट को क्या कहते हैं? आवरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवरण कहते हैं, याद रखना। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, एक बसा वाला पार्ट होता है। बसा वाला जो पार्ट होता है, फैट वाला, वो होता है परपोषी जनित,
और प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो होता है विषाणु जनित। कैसा होता है? विषाणु जनित। ये आवरण जो होता है एक विशेष प्रकार के स्पाइन से ढका रहता है, इनको शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक्स बोल सकते हैं इनको, या शंकु कहते हैं इनको। क्या कहते हैं? स्पाइक्स कहा जाता है या इनको शंकु कहा जाता है। इस शंकु नामक संरचनाओं के द्वारा क्या रहता है? ढका हुआ रहता है, कवर्ड रहता है। तो इसका तीसरा पार्ट जो है उसका नाम क्या है दोस्तों? आवरण। क्या नाम है? आवरण। आवरण की हम बात करें तो कुछ जंतु विषाणुओं जैसे हर्पीस वायरस, पॉक्स वायरस, जैसे हर्पीज, पॉक्स वायरस को शीतला विषाणु कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? शीतला विषाणु कहते हैं। शीतला माता संबंधित है, शीतला विषाणु भी कहते हैं, इसको याद रखना। इन शीतला विषाणु आदि में याद रखना लगभग 10 से 18 नैनोमीटर मोटी क्या पाई जाती है? एक लाइपोप्रोटीन की परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लाइपोप्रोटीन की एक परत होती है। क्या होती है? लाइपोप्रोटीन की एक लेयर पाई जाती है, और ये जो लेयर है इसी को हम कहते हैं प्रोटीन कोट पर पाई जाती है। किस पर पाई जाती है? प्रोटीन कोट पर पाई जाती है। प्रोटीन कोट पर उपस्थित होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट है, वो तो याद रखना दोस्तों कैसा होता है? विषाणु जनित होता है। कैसा होता है? विषाणु जनित। और जो बसा वाला पार्ट है वो परपोषी जनित होता है। बसा वाला पार्ट दोस्तों कैसा होता है? परपोषी जनित होता है। कैसा होता है? परपोषी जनित होता है। ये जो आवरण है वो शंकुओं के द्वारा ढका हुआ रहता है। ये जो आवरण है वो किसके द्वारा ढका हुआ रहता है? शंकुओं के द्वारा ढका हुआ रहता है, स्पाइक्स के द्वारा ढका हुआ रहता है। ये जो आवरण जो होता है दोस्तों, इस आवरण की जो निर्माण प्रक्रिया है उसके 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3। आवरण प्रक्रिया के कितने चरण होते हैं दोस्तों? 3। ये जो एनवलप का फॉर्मेशन होता है, एनवलप का निर्माण जो होता है, ये 3 चरणों में होता है। कौन कौन से चरण हैं? तो हम बात करें कि आवरण प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। एनवलप जो फॉर्मेशन होता है, आवरण निर्माण जो होता है, एनवलप जो फॉर्मेशन होता है, एनवलप फॉर्मेशन जो होता है, इसके 3 स्टेप्स हैं। कितने स्टेप्स हैं? 3 चरण हैं इसके। सबसे पहला तो है इसमें एक न्यूक्लियोकैप्सिड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड क्या होता है? केंद्रकाव और पेटिका दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। केंद्रकाव को बोलते हैं न्यूक्लियोइड, पेटिका को हम बोलते हैं कैप्सिड। दोनों को मिलाकर क्या हो गया? न्यूक्लियोकैप्सिड। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? न्यूक्लियोकैप्सिड का निर्माण। पहला पॉइंट क्या हुआ बताओ? न्यूक्लियोकैप्सिड का निर्माण। दूसरे पॉइंट की हम बात करें, विषाणु की जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन का परपोषी की कोशिका कला में प्रवेश होना। जिस सेल के अंदर वो अपनी प्रजनन क्रिया करेगा, जिस होस्ट सेल के प्रति अपने आप को स्पेसिफाई कर पाएगा, उसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रवेश करना। तो विषाणु की प्रोटीन का, विषाणु के अंदर जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है, क्योंकि प्रोटीन वाला पार्ट विषाणु जनित होता है। कैसा होता है? विषाणु जनित होता है। तो विषाणु की प्रोटीन का परपोषी कोशिका की कोशिका कला में प्रवेश, जो होस्ट सेल है उसकी कोशिका कला में क्या होता है? प्रवेश हो जाता है। सेल मेम्ब्रेन में एंट्री हो जाती है। कोशिका कला को हम अंग्रेजी में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तीसरा पार्ट क्या है दोस्तों? इसमें मुकुलन क्रिया होती है। मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। कौन सा मेथड कहते हैं? बडिंग। और मुकुलन द्वारा नए ब्रियोन बनते हैं, और नए ब्रियोन का परपोषी कोशिका सतह से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो मुकुलन द्वारा नए ब्रियोन का
परपोषी कोशिका की सतह से अलग होना, परपोषी कोशिका की सतह से अलग होना, परपोषी कोशिका की सतह से अलग होना, ये क्या है दोस्तों? तीसरा चरण है। तो पहला चरण कौन सा है? न्यूक्लियोकैप्सिड का फॉर्मेशन, निर्माण होना। दूसरा कौन सा है? विषाणु की प्रोटीन का परपोषी कोशिका की कोशिका कला में प्रवेश होना। तीसरा है मुकुलन द्वारा नए ब्रियोन का परपोषी कोशिका की सतह से क्या हो जाता है? धीरे धीरे वो अलग होने लग जाता है। ये किसके चरण हैं दोस्तों? आवरण प्रक्रिया के चरण होते हैं। एक डायग्राम में एक पार्ट था वायरल टैगुमेंट। क्या है दोस्तों? वायरल टैगुमेंट वाला पार्ट है। वायरल टैगुमेंट क्या होता है? वायरल टैगुमेंट में आमतौर पर प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, जो कि वायरल डीएनए रेप्लिकेशन और इम्यूनिटी प्रतिक्रिया जो होती है, इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जो होता है, इम्यूनिटी का जो मैकेनिज्म होता है, उसमें क्या होते हैं? ये सहायक होते हैं। तो वायरल टैगुमेंट किसके लिए सहायक होते हैं? याद रखना, ये डीएनए रेप्लिकेशन किसके लिए सहायक होते हैं? ये डीएनए रेप्लिकेशन में सहायक होते हैं तथा इम्यूनिटी मैकेनिज्म में, इम्यूनिटी मैकेनिज्म में कौन होते हैं सहायक? वायरल टैगुमेंट लेयर होती है। वायरल टैगुमेंट लेयर, ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये वायरल टैगुमेंट लेयर है। ये क्या है दोस्तों? ये वायरल टैगुमेंट लेयर है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन और इम्यूनिटी मैकेनिज्म में क्या होती है? सहायक होती है। ये हमारा तीसरा पार्ट हुआ है, जिसका नाम क्या है? एनवलप आयरन। अगला इसका चौथा पार्ट जो आता है कि इसके अंदर कौन कौन से बिकर होते हैं। बिकर को हम कहते हैं एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एंजाइम वाला पार्ट क्या होता है इसका, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो 4th नंबर का जो पार्ट है वो कौन सा है? याद रखना, 4th नंबर का पार्ट कौन सा है? बिकर। हाँ जी, चौथा पार्ट आता है इसका बिकर। बिकर को बोलते हैं एंजाइम्स। क्या कहते हैं? एंजाइम्स। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं इसमें, वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहला एंजाइम है जो किसी विषाणु में पाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम एंजाइम कौन सा है जो किसी विषाणु के अंदर पाया गया? तो उसका नाम है दोस्तों न्यूरो एमाइनिडेज। क्या नाम है? न्यूरो एमाइनोडेज। न्यूरो एमाइनिडेज जो एंजाइम है, ये सबसे पहले इन्फ्लुएंजा वायरस के अंदर और पैरामिक्सो वायरस में सबसे पहले ज्ञात हुआ था। तो पहला एंजाइम कौन सा है? न्यूरो एमाइनिडेज। याद रखना, न्यूरो एमाइनिडेज। न्यूरो एमाइनिडेज प्रथम एंजाइम है जो किसी वायरस के अंदर पाया गया है, जो विषाणु में पाए जाने वाला, विषाणु में पाए जाने वाला जो प्रथम बिकर है, उसका नाम क्या है दोस्तों? न्यूरो एमाइनिडेज। इन्फ्लुएंजा वायरस और पैरामिक्सो वायरस में सबसे पहले ज्ञात हुआ था। इन्फ्लुएंजा, पैरामिक्सो वायरस में सर्वप्रथम ज्ञात हुआ था। तो बिकर या एंजाइम सबसे पहले किस में ज्ञात हुआ था? इन्फ्लुएंजा वायरस में या पैरामिक्सो वायरस में सबसे पहले ज्ञात हुआ था। न्यूरो एमाइनिडेज पहला एंजाइम है जो कि विषाणु में पाया गया था। एक वैज्ञानिक है दोस्तों कैट्स और एक है मैकआस्लन। कैट्स एंड मैकआस्लन ने डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर निर्भर जो आरएनए होता है, वो आरएनए पॉलीमरेज की गतिविधियों को वैक्सीनिया वायरस में देखा था। किसमें देखा था? वैक्सीनिया वायरस में। आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है, उसकी गतिविधि को एक वायरस के अंदर देखा गया था जिसका नाम क्या है? वैक्सीनिया वायरस। किसने देखा था? कैट्स एवं मैकआस्लन ने। किसने देखा था? कैट्स एवं मैकआस्लन ने देखा था। कैट्स एवं मैकआस्लन वैज्ञानिक का नाम है, याद रखना। क्या किया था इन्होंने? डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पर निर्भर एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। इसकी गतिविधि को आरएनए पॉलीमरेज
एंजाइम की गतिविधि को किसमें देखा था? वैक्सीनिया वायरस में देखा था। किसमें देखा था? वैक्सीनिया वायरस में देखा था। किसमें देखा था? याद रखना, वैक्सीनिया वायरस के अंदर सबसे पहले देखा गया था आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की गतिविधि को। किसने देखा था? कैट्स एवं मैक आसलन ने देखा था। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, ट्रांसक्रिप्टेजेज क्या है? ट्रांसक्रिप्टेजेज क्या है? ये भी इससे रिलेटेड एक टर्म है। एंजाइमों का समूह होता है। ये क्या होता है? एंजाइमों का समूह। ट्रांसक्रिप्टेजेज क्या होता है? एंजाइमों का एक समूह है जो कि विषाणु जो होता है उसके न्यूक्लिक एसिड से आरएनए का संश्लेषण करते हैं और आरएनए में भी ये एमआरएनए का संश्लेषण करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है कि एंजाइमों का ऐसा समूह जो विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल से एमआरएनए का संश्लेषण करता है उसका नाम क्या है? तो उसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टेजेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टेजेज के नाम से जाना जाता है। तो ये एंजाइमों का समूह है। ये क्या है? ये दोस्तों एंजाइमों का समूह है। क्या है? एंजाइमों का समूह है। क्या काम करता है एंजाइमों का समूह? याद रखना, विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल से एमआरएनए का संश्लेषण करता है। वायरस के न्यूक्लिक एसिड से एमआरएनए का संश्लेषण करता है। क्या काम करता है? एमआरएनए का संश्लेषण करने का कार्य कौन करता है? ट्रांसक्रिप्टेजेज करता है। कौन करता है? ट्रांसक्रिप्टेजेज। एक विषाणु है आरएनए ट्यूमर बैक्टीरिया, और आरएनए ट्यूमर बैक्टीरिया के अंदर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ज्ञात हुआ था। कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ज्ञात हुआ है। किसके अंदर? आरएनए ट्यूमर विषाणु के अंदर, जो कि एक टेम्पलेट से डीएनए का संश्लेषण करता है। टेम्पलेट से क्या करता है? डीएनए। टेम्पलेट अर्थ होता है लड़ी। उस लड़ी से, टेम्पलेट से डीएनए का संश्लेषण करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो एक पॉइंट हमें और याद रखना है इसमें, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या नाम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि आरएनए ट्यूमर विषाणु में देखा गया है। ये किस में देखा गया है? आरएनए ट्यूमर विषाणु में, ट्यूमर वायरस में देखा। किस में देखा था? आरएनए ट्यूमर वायरस में देखा। और एक टेम्पलेट से डीएनए का संश्लेषण करता है। क्या काम करता है? एक टेम्पलेट से डीएनए का संश्लेषण करता है। एक टेम्पलेट से डीएनए का संश्लेषण, एक टेम्पलेट से डीएनए का संश्लेषण करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम क्या है? याद रखना, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, जो कि आरएनए ट्यूमर वायरस के अंदर सबसे पहले देखा गया है। ट्रांसक्रिप्टेजेज क्या है? एंजाइमों का समूह है। वायरस के न्यूक्लिक एसिड से एमआरएनए का संश्लेषण करता है। किसका संश्लेषण करेगा? एमआरएनए का संश्लेषण ये करता है। तो ये दोस्तों हमारा था बिकर वाला पार्ट। क्या नाम है? बिकर वाला पार्ट। और इसका एक लास्ट पार्ट आता है कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट। हालांकि कार्बोहाइड्रेट पार्ट वाला पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कुछ ही वायरस के अंदर याद रखना कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति ज्ञात हुई है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है या कुछ एनिमल वायरस हैं, उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति पाई जाती है। बाकी अन्य सभी में कार्बोहाइड्रेट वगैरह नहीं पाया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि यदि पांचवा पार्ट पूछे आपसे कि क्या वायरस के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट भी उपस्थित होता है। ये जरूरी नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि सभी वायरस के अंदर कार्बोहाइड्रेट पार्ट उपस्थित होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तो कुछ एनिमल वायरस तथा इन्फ्लुएंजा वायरस में इसकी उपस्थिति क्या हुई है दोस्तों? ज्ञात हुई है। तो ये सभी के अंदर नहीं पाया जाता है। तो ये दोस्तों इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हमने विषाणु की जो संरचनात्मक घटक हैं, विषाणु की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये सारी चर्चा हमने इस पार्ट 2 के अंदर की है। तो इसके अंदर एक तो पहला पार्ट हमने केंद्र का पढ़ा है, दूसरा कैप्सिड पढ़ा है, तीसरा आवरण पढ़ा है,
चौथा विकर एंजाइम पढ़ा है और पांचवा पार्ट कार्बोहाइड्रेट है। इस सभी से मिलकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे विषाणुओं का वर्गीकरण, विषाणुओं का क्लासिफिकेशन कैसे है, इनका नोमेनक्लेचर या इनका जो नामकरण पद्धति है वो कौन सी पद्धति के आधार पर दिया गया है, विषाणुओं का संचरण कैसे होता है, आदि चर्चाएं अभी और भी कुछ बाकी हैं जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे दोस्तों। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।